से एक रिक्वेस्ट है कि जिस दिन का वीडियो है उसी दिन उसको देखिए, ठीक है, और सीरियसली दिखिए। कोई दिक्कत अगर आपको आता है तो पूछिए, समझ रहे हो। और आप कोशिश करो कि आप ऑनलाइन ही वीडियो देखें, लाइव क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, नेट या जो भी प्रॉब्लम है, तो आप जिस दिन का वीडियो है उसी दिन उसको देख के कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि आज का कल, कल का परसों, ऐसे नहीं करो। एवरीडे देखो वीडियो और उसको फिनिश किया करो, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। कल मैं आपको पढ़ा रहा था अबाउट इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूं इंटरनल एनर्जी का वापस से। तो मैंने सबसे पहले आपको कल बताया था कि ये एक सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम। और अगर ये मूव कर रहा है तो इसके पास बाहर से काइनेटिक एनर्जी होगा और इसके अराउंड कोई फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहां हमने लिखा था E इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एनर्जी, एंड इसके अंदर का जितने भी काइंड का एनर्जी है, सिस्टम के पास जितने भी टाइप का एनर्जी है, उन सभी का जो सम है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनल एनर्जी U। और प्लस साथ में काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है ये लिखेंगे, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो भी है उसे हम हटा दे, रिमूव कर दे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ये फोर्स लगाना हम बंद कर दे बाहर से, इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, ये जो बाहर से काइनेटिक एनर्जी लग रहा था ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। मतलब क्लियरली सीधी सीधी बात यह है कि हमने सिस्टम को रेस्ट पे रख दिया विदाउट एनी कोई भी एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस के बगैर, यहां हमने रख दिया। और यहाँ पे है हमारा कौन बच्चों, सिस्टम है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लग रहा है, ना ही कोई फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं। तो सीधी बात कि ये काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब यहाँ पे आगे बच्चों E इज इक्वल टू यू, मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, इंटरनल एनर्जी। क्लियर बच्चों। तो यहां तक मैंने आपको बातें जो है वो बता दिया था। अब देखिए यहाँ पे बात यह है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है इसमें क्या क्या होता है। तो यू में होता है बच्चों कि यहाँ जो पार्टिकल है, बहुत सारे गैस पार्टिकल जो होंगे, ये इधर उधर ऐसे वैसे भागते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं पार्टिकल। तो उनके पास अपना खुद का वेलोसिटी होता है, VRMS, VMP, V एवरेज, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अंदर में विदाउट मूवमेंट ऑफ कंटेनर, समझ रहे हो, और बाउंड्री, नॉर्मली पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास अपना खुद का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और दो पार्टिकल अगर यहाँ है, बहुत सारे हैं, तो उनके बीच में आपस में रिपल्सन वगैरह चल रहा होगा, तो वहां पे जनरेट होगा क्या, आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वैसे भी समझ लीजिए कि जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस होता है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों आगे है अदर एनर्जी, एनर्जी टर्म, अदर एनर्जी टर्म। अब ये अदर एनर्जी टर्म में क्या क्या आएगा, तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियोनिक एनर्जी, लैटिस एनर्जी, एंड जितने भी टाइप के छोटे मोटे एनर्जी हैं वो सभी इसमें काउंट होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर चेंज करने पे या वॉल्यूम चेंज करने पे इस अदर एनर्जी टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आता। देखो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर में, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है VRMS हो, VMP हो या V एवरेज हो, सभी के फॉर्मूला में टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट है। टेम्परेचर चेंज करोगे वेलोसिटी बदल जाएगा, वेलोसिटी बदलेगा काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। तो मतलब यह है कि सिस्टम में अगर वॉल्यूम चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज होता है तो उस केस में ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। बट अदर एनर्जी टर्म में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो कंडीशन यह है कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी निकालना, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी निकालना किसी भी सिस्टम का पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। ऐसा क्यों, ऐसा रीजन देखिए, ये किसके बराबर है आपका, यू के बराबर। एब्सोल्यूट बोलने का मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम पे, ठीक है। कैसे देखो, अगर हमको यू चाहिए इंटरनल एनर्जी, तो यू इक्वल टू चाहिए काइनेटिक एनर्जी। चलो मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी हम निकाल भी लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी हम मान लो निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ जो अदर एनर्जी टर्म है ना, ये निकालना संभव नहीं है। इसलिए अगर हम ये नहीं निकाल सकते तो हम डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी भी नहीं निकाल सकते। इसीलिए जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक में कैलकुलेट करते हैं
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का बात करते हैं कि कितने का चेंज हुआ। वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये देखो, जैसे मान लो U1 है ना, कंडीशन 1 पे, स्टेट 1 पे काइनेटिक एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी 1, अदर एनर्जी टर्म तो ऐसे ही रहेगा। और U2 ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये हो गया Ke2 और प्लस Pe2, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होगा, इसलिए Ke2 Pe2 और प्लस अदर एनर्जी टर्म जो है जैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। अब देखो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Ke2 माइनस ऑफ Ke1 है ना, और प्लस Pe2 माइनस ऑफ क्या आपका Pe1। अब देखिए ये अदर एनर्जी टर्म और अदर एनर्जी टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम यहाँ पे ये लिख पाएंगे कि जो डेल्टा U है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी और प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज आप देख लो, देखो काइनेटिक एनर्जी का चेंज, क्योंकि डेल Ke2 माइनस Ke1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या हो गया, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, और Pe2 माइनस P1 तो क्या हो गया, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। तो जब देखिए हम कोई काम करेंगे या हमारा हीट बाहर जाएगा बॉडी का, है ना, तो उस प्रोसेस में मेरा एनर्जी अंदर का क्या हो, कम होगा। तो मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी मेरा बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, तो उस टाइम पे जो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए डेल्टा U पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, वो गिवन कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के बच्चों ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Ke प्लस डेल्टा P। बट याद रखे ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल है ना, उसमें जो मॉलिक्यूलर मोशन है और ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रहा है, हम उसका बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये कंडीशन हो गया। अब देखें, समझ लीजिए मेरी बात को जरा गौर से, कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। और देखो कल की क्लास का नोट्स मैंने नहीं सेंड किया था, आज सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कल बहुत कम पढ़ाए थे ना, इसीलिए। तो इसलिए अब यहाँ देखो, जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है बच्चों ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या हो गया कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये दो पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे, ठीक है। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं एडवांस लेवल पे भी यूज होता है, नीट में भी यूज होता है, मेंस में भी यूज होता है, बट नीट और मेंस के सिलेबस में नहीं दे रखा है ये चीज, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, कंप्लीट डेरिवेशन विजुलाइज करा रहा हूं बिल्कुल। तो अब यहां देखो कंडीशन ये है कि मान लीजिए हमने कोई सिस्टम लिया, सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होगा, कुछ ना कुछ मोल तो लोगे ना, वैल्यू तो लोगे ना मोल का। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, तो फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी का वैल्यू निकाल पाना बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि अदर एनर्जी टर्म हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसीलिए एब्सोल्यूट कभी नहीं निकालते हम लोग, डिफरेंस जरूर निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये U आ गया। तो अब यहां पे है कि देखो वैसे तो यहां डायरेक्टली दिख रहा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है कौन, इंटरनल एनर्जी। अब खुद ही देखिए जब ये पिस्टन है मान लो यहाँ नीचे जाएगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, तब भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। अब माय डियर स्टूडेंट जब पिस्टन नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम जब चेंज होता है तो उसके साथ साथ और कौन चेंज होगा, प्रेशर, प्रेशर भी तो चेंज होगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो इंटरनल एनर्जी है वो प्रेशर पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी उसकी डायरेक्टली दिख रही है, बट अगर पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो उसके प्रेशर में चेंजेस आएगा, प्रेशर में अगर चेंज आएगा तो हम ये कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी प्रेशर पर भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर कंडीशन हम क्या लिखेंगे कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ मोल, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे लिखेंगे।
ठीक है पहले। बट आपको पता है कि जब भी हम सिस्टम लेते हैं, ठीक है, सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, तो सिस्टम जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे मान लो हमने लेना है फॉर क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, फॉर क्लोज सिस्टम, क्योंकि ओपन लेके थर्मोडायनेमिक में ज्यादा हम लोग लेके चलते नहीं, या तो क्लोज लेंगे या आइसोलेटेड, ऐसा कुछ लेंगे, ठीक है। फॉर क्लोज सिस्टम जो अमाउंट ऑफ गैस होगा बच्चों, ये क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, मोल तो वेरी नहीं करेगा। एक बार कंटेनर में 1 मोल 2 मोल 3 मोल जो भी ले लिए वो तो ले लिए आप, तो ये मोल कांस्टेंट हो गया, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इस पे तो अब डिपेंड नहीं कर रहा है सीधा। फिर अब यहां पे आ जाएगा कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। बट आपको मैंने शुरू से ही पढ़ाया कि जब भी बच्चों आप किसी को भी एक्सप्रेस करो तो उसको, अगर वो फंक्शन है थर्मोडायनेमिक, तो उसको दो वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो यहां पे कैसा करेंगे, U जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, बिकॉज मोल ऑफ गैस जो है ये हो गया बच्चों मेरा कांस्टेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, मोल ऑफ गैस इज व्हाट, कांस्टेंट। ओके, सो U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब इसको तीन पार्ट में हम सेपरेट करेंगे। U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम, U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, एंड U इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये तीन तरीके से है ना। तो ये भी आपका है कि जैसे आप पढ़े थे ना, फाई इज ए फंक्शन जिसमें वेरिएबल है क्या आपका x और y, फाई इज फंक्शन ऑफ x एंड y, वैसे ही फाई इज फंक्शन t एंड v, फाई इज फंक्शन t एंड p, फाई इज फंक्शन v एंड p, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इन तीनों में से किसी को भी एक उठा के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। बट ज्यादातर केसेस में हम किसको लेके चलेंगे, जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। अब डायरेक्टली में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हमने यहां पे आपको दिखाया, जैसे मैंने आपको समझाया, फंक्शन मैंने आपको फर्स्ट डे से पढ़ाया है ना कि फाई फंक्शन क्या होता है, एक्स और वाई का दो वेरिएबल। अब यहाँ पे जैसे इंटरनल एनर्जी में तीन वेरिएबल हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, तो अब दो दो का कॉम्बिनेशन करके हम रिप्रेजेंट कर दिए कि जैसे यहाँ U टेम्परेचर वॉल्यूम का, U टेम्परेचर प्रेशर का, फिर U वॉल्यूम और प्रेशर का, दो दो का पेयर बना के कहीं भी हम दिखा दिए। क्योंकि अगर हम वॉल्यूम का चेंज बोल रहे तो साइमल्टेनियसली वहां प्रेशर चेंज करेगा, अगर प्रेशर का चेंज हम बोलेंगे तो साइमल्टेनियसली साथ ही साथ क्या होगा, वॉल्यूम भी तो चेंज करेगा। अगर वॉल्यूम प्रेशर चेंज बता रहे तो उसके साथ टेम्परेचर भी तो चेंज करेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी गैस, आइडियल गैस पे पीवी इज इक्वल टू हम क्या लगाते हैं, एनआरटी लगाते हैं। तो एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो पी भी और टी सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, समझ रहे हो। तो यहां से हमने ये तीन अलग अलग फंक्शन डिराइव किए। U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम, U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, U इज फंक्शन ऑफ व्हाट, वॉल्यूम प्रेशर। बट हमने ऐसा लिखा था कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी और प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने आपको ये बताया था काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर वॉल्यूम पे, अरे यार सीधी बात समझो कि प्रेशर चेंज करेंगे तभी तो वॉल्यूम चेंज होगा ना, है ना। तो इसलिए डायरेक्टली किस पे दिख रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, इसलिए हम डिपेंडेंसी टेम्परेचर और वॉल्यूम लेकर आगे का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई, ये सिचुएशन हो गया, ठीक। बट इनका भी आपको जरूरत पड़ता है जब आप जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो वहां पे आपको इनका भी जरूरत पड़ेगा और मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो, तो अब हम इन तीनों में से किस फंक्शन को लेकर चलेंगे बच्चों, U is function of what, temperature and what, volume. Okay my dear student, give me answer please। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दो, जितने भी बच्चे लेक्चर में हैं सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सारे बच्चे रिप्लाई कर दो और समझते जाओ। यहाँ पे U is equal to function of temperature and volume, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है, ऐसा लिख दिया। लिखने के बाद अब मेरी बात सुनो, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई फंक्शन हो फाई, है ना, जो कि x और y ऐसा दो वेरिएबल होता है, और अगर ये स्टेट फंक्शन है तो आप इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एक्स कीपिंग y कांस्टेंट इनटू dx और प्लस डी फाई बाई डी वाई, है ना, कीपिंग x कांस्टेंट इनटू dy। ऐसा हमने लिखने का तरीका आपको बताया था अगर स्टेट फंक्शन हो तो।
अब याद करो कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, ये पाथ नहीं है। मतलब इसको हम इस टाइप के डिफरेंशियल फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, है ना। अब जरा गौर से ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। अब यहां हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं कि du इज इक्वल टू व्हाट, du इज इक्वल टू du बाय dt कीपिंग v कांस्टेंट इनटू व्हाट dt और प्लस du बाय dv कीपिंग t कांस्टेंट इनटू क्या आपका dv। ये चीज हमने यहां पर लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये जो है ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये चीज याद रखिएगा। जैसे आपने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डीवी, इंटीग्रेशन साइन v1 से v2 तक, ये जनरल था वर्क डन का फॉर्मूला, जो किसी भी प्रोसेस किसी भी कंडीशन में वैलिड था। उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हो ना, ये वैल्यू किसी भी कंडीशन किसी भी सिस्टम पे वैलिड होगा, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, गैस में आइडियल हो, गैस में रियल हो, कहीं भी वैलिड होगा। क्योंकि जब भी मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया है हमने कभी नहीं बोला कि ये है वैसा है ऐसा, हम सिर्फ बोले सिस्टम, और सिस्टम कुछ भी हो सकता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमने ऐसे लिख दिया। अब आपको ये सब याद रखना है, अगर आपको पहले से नहीं भी पता है तो आपको याद रखना है। बाद में आपका जो एग्जैक्ट आंसर है किसी प्रॉब्लम का वो तो फॉर्मूला लगा कर आएगा, वो मैं फॉर्मूला आपको तो यहाँ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ लिख दिया। फिर रिपीट कर रहा हूं, u इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाट बच्चों, वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि du इज इक्वल टू व्हाट, du बाई dt कीपिंग v कांस्टेंट इनटू dt और प्लस du बाई dv कीपिंग t कांस्टेंट इनटू dv। ऐसे हमने लिख दिया। अब आगे की कंडीशन में आपको लेके जा रहा हूं, और आगे कंडीशन में बढ़ते हुए हम आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं बच्चों। जैसे अगर आपको याद होगा, ठीक है, कि सर ये du बाई dt का जो वैल्यू है ये हम कैसे रखें, क्या रखें, तो याद करो बच्चों, dq बाई dt है ना, dq बाई dt एंड कीपिंग v कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता था, cv होता था फॉर 1 मोल ऑफ गैस। बट अगर बात करें फॉर n मोल ऑफ गैस तो ये क्या होता था बच्चों आपका NCV, ठीक है, NCV। और अब देखो इसको लिख सकते हैं कि dqv इज इक्वल टू NCV dt, इस तरीके से, ठीक है, NCV dt। या नॉर्मली आप ऐसे ही याद रखो कि dq बाई dt कीपिंग v कांस्टेंट पे हम लोग रखते थे NCV, CV इज व्हाट मोलर हीट कैपेसिटी। और आपको याद होगा हमने थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक यूज करके बताया था कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वर्क डन का वैल्यू 0 होता है, Q बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, du, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि du बाई dt और कीपिंग व्हाट v कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, du बाई dt कीपिंग v कांस्टेंट इनटू dt। यहाँ देखो dq बाई dt कीपिंग v कांस्टेंट इक्वल टू ncv, जिसको हम लिख सकते हैं du बाई dt कीपिंग v कांस्टेंट। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ये चीज पढ़ाया है, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना पुट कर देंगे बच्चों, यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि du इज इक्वल टू NCV, इसके बदले आ गए NCV, और साथ में यहाँ पे क्या है आपका dt। चूंकि हम n मोल लेके चल रहे, हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस कितना है n मोल, इसी वजह से तो ये NCV dt, और प्लस आ गया बच्चों du बाय dv at constant temperature into dv. This is general formula for internal energy for any type of gas, any type of substance. कभी भी आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है पर्टिकुलरली जाके तो आप ऐसे ही निकालोगे NCV dt प्लस du by dv at constant temperature into dv, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात को और आगे जाके सुनो, ये जो वैल्यू है ना du by dv at constant temperature, इसका नाम है बच्चों इंटरनल प्रेशर।
इंटरनल प्रेशर। अब इंटरनल प्रेशर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा रियल गैस, है ना, स्टेट ऑफ मैटर में, कि जो रियल गैस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करता है, ठीक है। तो उनके बीच में भी कुछ प्रेशर लग रहा होता है, इसीलिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन। तो सीधी बात है कि ये जो du by dv है, कीपिंग टी कांस्टेंट, इसको इंटरनल प्रेशर कहते हैं। अब आपके मन में आएगा सर इसको इंटरनल प्रेशर क्यों कहते हैं, मैं वो भी आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। जैसे मैं लिख दे du by dv, मतलब कुल मिला के u और नीचे क्या आपका v, दो टाइप का है, ऊपर u है नीचे v है। अब देखो बच्चों u क्या आपका एनर्जी है, एनर्जी है ना, एनर्जी है। और आगे समझ लीजिए कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रेशर किस में लेते हैं हम लोग, लीटर में, सॉरी प्रेशर लेते हैं हम लोग किस में, एटीएम में, और वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में। तो आपको पता है ना एटीएम लीटर का जो प्रोडक्ट है उसका कन्वर्जन डायरेक्ट किस में बच्चों, जूल में। मतलब आप एनर्जी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर एटीएम में रिप्रेजेंट करते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एक बार रिप्लाई कर दो। किसी भी एनर्जी को आप अगर चाहें तो लीटर एटीएम में रिप्रेजेंट कर सकते, रिप्लाई कर दो, मैं पढ़ा रहा हूं साथ में, लीटर एटीएम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सारे बच्चे बीच में रिप्लाई करते रहो, बिल्कुल। एक एक बात अगर पढ़ना है डिटेल में एडवांस लेवल तक का, एम्स मेंस नीट लेवल तक का, तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको खुश रहना पड़ेगा, तभी आगे वहां तक जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जो एटीएम लीटर है ये एक एनर्जी का यूनिट है। तो कुल मिला के देखिए इस एनर्जी के बदले हम यहाँ पे लीटर एटीएम भी तो ला के रख सकते हैं, और डिवाइड में क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या, तो लीटर, लीटर लीटर कट गया तो सिर्फ क्या बचा बच्चों, एटीएम। तो एटीएम किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसी वजह से माय डियर स्टूडेंट इस du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉन एज व्हाट बच्चों, इंटरनल प्रेशर। तो ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाओ, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो बाद में भी आप पूछ सकते हो कॉल करके, जैसे भी आपको पूछना पूछ सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए बच्चों। जनरल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया। क्या रिपीट करें भाई प्रसाद, रिपीट क्या करना है ये बता जल्दी, क्या रिपीट करूं, फ्रॉम एनसीबी। अच्छा देखो, हाँ सुनो, ये देखो, अरे ये आपको पढ़ाए थे ना यार, इसलिए तो बोलते हैं पहले जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ के बैठा करो। ये देखो, ये आपको मैंने पढ़ाया था कि dq by dt है ना, एट v कांस्टेंट क्या होता है, एनसीबी होता है, ये बताए थे। और ये जो dq है एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, du बोलते हैं। तो du by dt इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एनसीबी आ गया, ये बताए थे ना प्रीवियस क्लासेस में। तो वही है कि du by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, एनसीबी, ठीक है। तो यहां पे हमने इसके बदले क्या रख दिया लाके, एनसीबी रख दिया, और ये dt हो गया। तो यहां से कुल मिला क्या हो गया, एनसीबी dt प्लस du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv। और ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस पढ़ के बैठा करो सारे बच्चे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस क्लास में आके ही एक्टिव हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां से अब ये हमारा जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू एनसीबी dt और प्लस du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv, ये आ गया, ठीक है, ये जनरल हो गया। अब किसी का भी इंटरनल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, जैसे वर्क डन माइनस ऑफ पी डीवी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम एक एक करके पहले बताते हैं। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको अबाउट आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस का कैसे आप निकालोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो सीधी बात है बच्चों कि इन केस ऑफ आइडियल गैस देयर इज नो इंटरनल प्रेशर, ठीक है, कोई भी इंटरनल प्रेशर वर्क नहीं करता,
क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड होता है। आइडियल गैस में कोई भी प्रेशर करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी वॉल्यूम करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमने वहां पे पढ़ा कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर कोई मॉलिक्यूल है कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता, दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करता, कोई रिपल्सन फोर्स वर्क नहीं करता, इन केस ऑफ व्हाट बच्चों, आइडियल गैस। तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला। अब मेरी बात सुन लो, जनरल फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूं मैं। यहाँ पे ना तो आइसोथर्मल बोला, ना एडियाबेटिक बोला, ना आइसोबैरिक बोला, ना आइसोकोरिक बोला, बस हम सीधा बोल रहे हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस में P भी इक्वल टू एनआरटी वैलिड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। सो बच्चों इसमें जो इंटरनल प्रेशर होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 0, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में कभी भी कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स वर्क नहीं करता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में इंटरनल प्रेशर क्या है बच्चों, 0। सो अगर हम लगाए यहाँ पे फॉर्मूला कि du इज इक्वल टू एनसीबी dt और प्लस du बाई db एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू व्हाट, dB, तो देखो इंटरनल प्रेशर 0 है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0, ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये पूरा वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ बचेगा कि du इज इक्वल टू एनसीबी dt, एंड आगे आप इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा u इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा t। ये आ गया फॉर्मूला फॉर डेल्टा u, एंड किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, जो कि किसी भी प्रोसेस में वैलिड होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब बोलोगे सर अब ये बात बार बार क्यों बता रहे हो, ये बात इसलिए बार बार बता रहे क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था तब आपने पढ़ा था कि Cm इज इक्वल टू Cv एट व्हाट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो Cm को Cv तभी बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बट मेरे प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मैंने डिराइव करके लाया है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि कोई भी आइडियल गैस हो, और थर्मोडायनेमिक में हम लोग किसी भी गैस को आइडियल बिहेव करके ही चलते हैं, और थर्मोडायनेमिक में जब भी आपको डेल्टा यू निकालना हो तो इसमें कैसा भी प्रोसेस हो, कैसा भी कंडीशन हो, इसमें सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों कि एनसीबी dt, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला लगा दोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि वैलिड होगा ईच एंड एवरी प्रोसेस एट एनी कंडीशन फॉर आइडियल गैस। क्लियर बच्चों, तो एक रिप्लाई कर दीजिए, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। सारे बच्चे रिप्लाई करो यार, सारे बच्चे जितने हो क्लास में सभी के सभी रिप्लाई करो। अगर आपको पूरा इतना एनर्जी लेवल बताया जा रहा है तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एकदम रिप्लाई कर दीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको हटाता हूं, तो भूलोगे नहीं कभी, भूलोगे नहीं कभी। आपको ज्यादातर केसेस में आपको आइडियल गैस का ही इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने बोलेगा, और उसमें फटाक से लगा देना क्या, एनसीवी डेल्टा टी, बस, और कुछ भी नहीं लगाना है माय डियर स्टूडेंट। सो सीधा ये लगा देना है, ये सब फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मुझे ये डिराइव करना था। अभी सपोज अगर ये मैं डिराइव करके नहीं लाता और मैं डायरेक्ट लिखता कि बच्चों याद कर लो एनसीबी डेल्टा टी, तो आपको समझ में ही नहीं आता, आपको लगता रहे सर तो हमको बेवकूफ बना रहे, क्योंकि सर ने तो बोला था कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तब एनसीबी डेल्टा टी होगा। तो यहाँ तो किसी भी प्रोसेस पे बोल रहे, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, सभी पे बोल रहे। तो सभी पे बोल रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए मुझे ये इक्वेशन पढ़ाना पड़ा, क्योंकि इंटरनल प्रेशर 0 होता है, कोई फोर्स वगैरह वर्क नहीं करता, ये आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा फॉर आइडियल गैस के लिए, इसीलिए ये वाला टर्म क्या हो गया 0। तो इससे हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखना आइडियल गैस के लिए। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, सेकेंड कंडीशन बता रहे हैं, अगर मान लो आपको रियल गैस मिल गया, फॉर रियल गैस, तो सुन लो इसमें इंटरनल प्रेशर नॉट इक्वल टू 0, इंटरनल प्रेशर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल में सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन वर्क करता है। सो वहां पे कुछ ना कुछ इंटरनल प्रेशर वर्क करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है बच्चों,
कि जब भी रियल गैस में आपको डीयू निकालना हो, ठीक है, तो वैसे भी नीट लेवल में और जेई मेंस लेवल में ऐसे एकदम टफ प्रॉब्लम तो पूछता नहीं है, लेकिन जेई एडवांस में पूछ सकता है कि कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर रियल गैस। तो यहां पे यही लगा देना कि एनसीबी डीटी और प्लस डीयू बाय डीबी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू क्या बच्चों, आपका डीबी। सुन लो, तो प्रॉब्लम में इसका जो वैल्यू है डीयू बाय डीबी का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपको गिवन रहेगा, ठीक है, गिवन रहेगा, यहां पुट कर देना और आंसर निकाल लेना। जबकि ये इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ इंटरनल प्रेशर वगैरह वगैरह सब वर्क करता है, ठीक है। बट यहां भी एक बात है बच्चों, एक बात और है यहां पे। बात क्या है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट अगर वॉल्यूम होगा तो डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो आप। और कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डीवी का वैल्यू 0, तो ये सेकेंड टर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू क्या आपका एनसीबीडीटी। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है एनसीबीडीटी वो रियल गैस पे भी लगेगा, लेकिन सिर्फ एक ही केस पे, सिर्फ और सिर्फ कब, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों ये बात वैलिड होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा कभी भी कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं होगा जहां पे डायरेक्ट आप लगाएंगे। हर एक केस में आपको इंटरनल प्रेशर जो इसका है बच्चों वो काउंट करना पड़ेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है आपको। गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। ओके ओके, ठीक है, ये सारे नोट्स आज भेज दूंगा आपको, है ना, आप टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू, और बाद में भी पूछ लेना किसी को डाउट हो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हटा देता हूं। इसके बाद सुनो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट केस है इसमें, फॉर सॉलिड सॉलिड एंड लिक्विड, है ना, सॉलिड एंड लिक्विड। सुन लो मेरी बात, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, इसको ऐसे छू रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, अभी पूरा कर दिया, फिर भी इसमें कोई चेंज आया क्या, नहीं, उल्टा मेरा उंगली गड्ढा हो गया, ठीक है जी, तो एकदम पूरा फोर्स लगा दिया, देखो यहाँ गड्ढा हो जाएगा। अभी पेन में ऐसा करके देखो, इसका कितना भी प्रेशर लगा लो भाई, वॉल्यूम में चेंजेस होने वाला नहीं है, ठीक है। और वही चीज है कि आप मान लीजिए कंटेनर में लिक्विड भर दिए, ठीक है, लिक्विड भर दिए, तो लिक्विड भर देंगे तो उस केस में क्या होगा कि जितना उसको पुश करते जाओगे, जब लिक्विड का लेयर टच कर जाएगा ना, उसके बाद वो नीचे नहीं जाएगा। तो इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड हम ये मान के चलते हैं कि v का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो मतलब dv का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर अगर जनरल फॉर्मूला का हम बात करें कि du इज इक्वल टू एनसीबी dt और प्लस du बाय dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv, तो dv वाला टर्म क्या है बच्चों, 0 है, तो ये वाला होल टर्म क्या हो जाएगा आपका 0। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा आपका एनसीबी dt एट ऑल कंडीशन एंड ईच एंड एवरी प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद सुन लो, यहाँ का होता है सीबी इक्वल टू सीपी इक्वल टू सी, ठीक है। सॉलिड लिक्विड और गैस का सीबी सीपी सब बराबर होता है, और वो प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, वो आप अपनी मर्जी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों कि du इज इक्वल टू एन सी डी टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बस लगाना है। तो कुल मिला के आपने 3 फॉर्मूला पढ़ा कि फॉर आइडियल गैस ईच एंड एवरी पॉइंट पे एन सी बी डेल्टा टी वैलिड होगा, फॉर रियल गैस प्रॉब्लम मैंने सेंड किया है ना कल डीपीपी, उसको सॉल्व करो, डाउट पूछो, ठीक है। आज इसके प्रॉब्लम भी भेजूंगा। अभी उसके बाद देखो फॉर रियल गैस में क्या है, कंटेंट भी कांस्टेंट भी क्या, तो हाँ यहाँ पे कांस्टेंट भी है, बी कांस्टेंट है। फॉर रियल गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो एनसीबी डीटी लगाएंगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा तो एनसीबी डीटी प्लस du बाई डीबी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीबी लगाना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर कोई लिक्विड या सॉलिड है तो ये फॉर्मूला
ईच एंड एवरी पॉइंट पे वैलिड होगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? NCDT। सी का वैल्यू प्रॉब्लम में बच्चों गिवन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है वो पूरे तरीके से फिनिश हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है बच्चों, बोलो क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल। अगर आप जेई एडवांस मेंस नीट